मिनट हम आपको दें, आप आंसर करें उसके बाद फिर मैं आंसर करूं। क्या ये जो आपको भेजे वो नहीं, तो आप जब ट्राई कर लेंगे फिर हम करेंगे, ये अलग। तो आज देखते हैं हम कितने कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वन says P is a polymer that has six carbon atoms in each of the monomers from which it is formed. इसके पास सिक्स कार्बन आटम्स हैं, ठीक है, ओके, जिससे ये बन रहा है इज नॉट अ पॉलिएस्टर, और ये पॉलिएस्टर नहीं है, इज फॉर्म यूजिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पी। तो अब हिसाब किताब ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लें आपके गिवन ऑप्शन में एस्टर कौन है। तो एस्टर ये रहा ए, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए तो वैलिड नहीं है क्योंकि विच वी आर सर्चिंग इज नॉट अ पॉलिएस्टर, दिस इज एस्टर लिंक, राइट। तो ए तो नहीं हो सकता। बी में आते हैं, तो बी में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है तो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें एस्टर लिंक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज सिक्स। तो टोटल जो कार्बन अवेलेबल हैं वो एक मोनोमर में वो टोटल एट, क्योंकि सिक्स कार्बन हाइड्रोकार्बन लिंक्स हैं और दो कार्बन और ऑक्सीजन लिंक्स हैं। तो सिक्स प्लस टू इज एट, तो उसने कहा था कि सिक्स होने चाहिए, राइट। तो सेकेंड वाला जो बी ऑप्शन है वो सिक्स वाली कंडीशन पे पूरा नहीं होता। अच्छा, सी पे आ जाएं, तो सी पे वी कैन सी अ नॉन एस्टर लिंक, दैट इज करेक्ट। और साथ में हमें नजर आता है हाइड्रोकार्बन भी फोर है, तो फोर हाइड्रोकार्बन प्लस टू कार्बन विद ऑक्सीजन मेक्स अप सिक्स, राइट। सो सिक्स यहाँ पे मौजूद है, सो इट अपीयर्स सी। क्रॉस चेक करने के लिए डी भी देख लें, तो डी ऑप्शन देख रहे हैं तो डी तो कंडेंसेशन पॉलीमर है ही नहीं, डी तो एडिशन पॉलीमर है, तो डी भी इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? दैट्स नाइस, गुड जॉब। लेट्स मूव ऑन। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है विच डॉट इन क्रॉस डायग्राम shows a molecule of ethene. So ethene is supposedly an alkene, और alkene में ALK की जगह पे they have written eth and ENE shows a double bond. तो फिर कार्बन काउंट जो था हमारा उसमें वन कार्बन होता था मीथ, टू कार्बन होता था ईथ। तो दो कार्बन वाला और डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, यानी कि इसको होना चाहिए C2H4, ये एसेंशियली ऐसे बनेगा, राइट। तो अगर हम इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाए तो ये होगा। तो अब हमें देखना होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, राइट। तो टोटल फोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कार्बन शेयर, तो टोटल फोर इलेक्ट्रॉन ए में तो नहीं शेयर हो रहे हैं, बी में शेयर हो रहे हैं, या वी कैन काउंट फोर एंड वी सी फोर हाइड्रोजन, तो इट अपीयर्स बी। सी क्यों गलत है? क्योंकि फोर पेयर इन्वॉल्व नहीं है। डी क्यों गलत है? क्योंकि फोर पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, साथ में इतने सारे हाइड्रोजन भी अटैच हैं, तो एक कार्बन पांच पांच बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता। अगर वो तीन हाइड्रोजन के साथ लेंगे तो उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ से आया? तो डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, सिर्फ बी। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू इंटरप्ट मी व्हेनेवर यू वांट टू। मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं बात कर रहा आपसे कि मैं ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ करूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज वेजिटेबल ऑयल्स कैन बी मेड इनटू मार्जरीन। सो सबसे पहली चीज ये हमारे सिलेबस में कहाँ से आ गया? है भी 21 का पेपर। तो इस तरह के टर्म्स देख के परेशान नहीं हो जाना, आज ही हम क्लास में कर लेते हैं लेवेंडर ऑयल नाम की, तो कहीं आप ढूंढना शुरू हो जाएंगे ये सिलेबस में है या नहीं। तो भाई दुनिया की कोई भी चीज वो दे सकता है, यू जस्ट हैव टू सी कि क्या चीजें बात कर रहा है या क्या किस में कन्वर्ट करवा रहा है। तो जो डिस्कशन होगा वो इस बात पे होगा कि हमें पता चल रहा है कि कोई ऑयल है और वो उससे क्या बना रहा है, उससे वो बना रहा है मार्जरीन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो अब हमें याद करना पड़ेगा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो सिंपल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो अनसैचुरेटेड आपने क्या पढ़ा? अनसैचुरेटेड वाज एन एल्कीन। नाउ व्हाई वाज एल्कीन अनसैचुरेटेड? दैट्स द क्वेश्चन।
The answer is alkene was having a carbon chain that has at least one double bond, and we can add more things to it, right? So that can be made to a saturated substance. और इससे ही हम ऑर्गेनिक हमेशा शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक टेस्ट हम आपको कराते हैं वो क्या होता है? मैं सोच रहा था कुछ खाने पीने के लिए लेके भी आओ करने टाइम, अभी बोल देते हैं, मसला नहीं है। हाँ, ब्रोमीन टेस्ट, तो हम Br2 टेस्ट भी करते हैं। तो Br2 टेस्ट में भी हमें ये नजर आता है कि एल्कीन अगर हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो वो डी कलराइज हो जाता है। तो डी कलराइज वो इसीलिए हो जाता है ताकि क्योंकि Br2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और आपका हाइड्रोकार्बन उसे ऐड अप। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑयल कन्वर्ट होता है मार्जरीन में, और मार्जरीन खाना भी नुकसानदेह होता है इसके लिए, समझ में आई? क्योंकि ये वो वाले फैट्स होते हैं, कौन से फैट्स होते हैं? इनको मैंने एक स्लाइड भेजी थी, कहा था ये याद कर लो। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट्स, एक होते हैं सिंपल अनसैचुरेटेड फैट्स, फिर होते हैं पॉली सैचुरेटेड, फिर होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो जो बिल्कुल खाने के नहीं होते ना, जिसमें आ गया मार्जरीन आ गया, घी आ गया, या ये जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, केक आ गया और क्रीम आ गई, ये सब पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि अच्छे खासे सैचुरेटेड होते हैं। तो इनको खाना टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। हमें अनसैचुरेटेड चीजें खानी चाहिए। तो अब वो कहता है कि भाई जब ऑयल से मार्जरीन बनाई, कटिंग वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड होगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है हाइड्रोजनेशन से, जब हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन। तो अब ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड और रिमूव्ड और एडेड। तो बेसिकली ए और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसने ऑयल से क्या बनाया है, मार्जरीन बनाया है, और ऑयल में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, विस्कोसिटी बेसिकली हम कहते हैं कि उसका कितना मुश्किल होता है मोशन। मोशन मुश्किल होता है मतलब एज अ फ्लूइड उसके लिए कितना चैलेंज होता है मूव करना। तो विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करें आपकी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन अ लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ हनी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ पानी। पानी की बहुत कम होती है, क्या समझ में आता है? हनी कांट फ्लो, वाटर कैन फ्लो। तो हनी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हनी इज सैचुरेटेड। तो क्या डिसाइड हुआ? ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्जरीन में। ऑयल क्या था, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मार्जरीन क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ए होना चाहिए, हाइड्रोजन इज एडेड एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ये बताइए, बात समझ में आई? पक्की बात है? गुड। जी, यही मैं कह रहा था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। फैट्स के अंदर भी जो जैसे घी होता है वो भी सैचुरेटेड होता है, वो भी मूव नहीं कर सकता, बटर होता है, लेकिन अगर आप उसे मेल्ट कर लें फिर वो सैचुरेटेड नहीं रहता, अनसैचुरेटेड रह जाता है, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। गुड, नाइस। चलते हैं आगे। जी, ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, यही बता रहा हूँ। व्हाट्सएप वाले बच्चों को यही बता रहा हूँ, ऑयल अनसैचुरेटेड कैसे होता है, क्योंकि ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं ढेर सारे, इसलिए वो अनसैचुरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं चार के बारे में? पहले आप आंसर करें फिर मैं आंसर करता हूँ। गुड, नाइस। So which statement about polymers is correct? Nylon and terylene are both polyesters? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नायलॉन क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाइड लिंक होता है, याद आता है, फ्लिप फ्लॉप।
टेरिलीन होता है एस्टर, तो दे आर नॉट बोथ पॉलिएस्टर। प्रोटीन एंड नायलॉन हैव द सेम मोनोमर यूनिट्स, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? वो होता है अमाइनो एसिड। याद आया? अमाइनो एसिड होता है, ये प्रोटीन का मोनोमर होता है। जबकि नायलॉन का क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन। तो दोनों के मोनोमर डिफरेंट होते हैं, तो भी गलत हो गया। प्रोटीन्स हैव दी सेम अमाइड लिंकेजेस एज नायलॉन, बिल्कुल सही। प्रोटीन और नायलॉन जब बनते हैं तो दोनों में दे आर बोथ पॉलीअमाइड, में दोनों में ये लिंक्स। तो सी इज करेक्ट। टेरिलीन एंड फैट्स आर एस्टर्स बट विद डिफरेंट लिंकेज। तो डी क्यों गलत है भाई? डी क्यों गलत है? why is not D correct? Teriline and fats are esters, but with different, no, same linkages होते हैं। दोनों में एस्टर लिंक होता है, टेरिलीन में भी और फैट में भी सेम लिंक होता है। तो ये भी करेक्ट होना, वो क्या कहते हैं, करेक्ट होता अगर यहाँ लिखा होता सेम। तो ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है different। ठीक है, तो 4 is C। चलो मैंने व्हाट्सएप पे भी हमारे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? ओ, हाँ 5 भी है, चले 5 पढ़ ले मेरे बराबर। यूजुअली बायो वाला मसला हो जाता है 5 में आगे थोड़ा सा। So some information about compound X is given. X contains the elements carbon, hydrogen, and oxygen only. ठीक है. The product of the hydrolysis of X is the simple sugar glucose. What is X? तो आप देखें कोई बायो आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करें। आपको याद आता है पॉलिएस्टर में जो आपके पास सब्सटेंस था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो था, राइट? लेकिन आपने पॉलिएस्टर को जब आपने इसको बनाया था तो आपने इसके अंदर कभी हाइड्रोलिसिस नहीं किया था। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज decomposition or a breakdown of water, decomposition of water। तो ये रिएक्शन तो पढ़ा ही नहीं था। अब छोड़ दें इस बात को कि इसके होने से क्या बनेगा, तो इसका आपने ये पढ़ा ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं, तो ये नहीं हो सकता। प्रोटीन का भी आपने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, नायलॉन का भी नहीं पढ़ा, स्टार्च तो आपको पता ही नहीं कि होता क्या, राइट? लेकिन पॉलिएस्टर, प्रोटीन, नायलॉन और स्टार्च, तीनों का आपने हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा। लेकिन अब वो आपसे क्या कहता है, हाइड्रोलिसिस अगर करें तो शुगर या ग्लूकोज बने। तो शुगर या ग्लूकोज ना पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर तो फैट होता है। प्रोटीन और नायलॉन दोनों क्या होते हैं? अमाइंस होते हैं, पॉलीअमाइड होते हैं। स्टार्च होता है ग्लूकोज, शुगर, बेसिक डाइट का प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्टार्च। Compound X is shown in the dot and cross diagram. Okay. Which statement about X is correct? ठीक। तो अब आप जरा पहले सोचें क्या नाम है आपसे। ए, सैचुरेटेड हाइट होगा। बी, बॉल। बारी बारी सारे बोल दो आप। ए बी सी डी। सी, डी, सब हो गया, डी रह गया बस। सी, ए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा सा सोच तो ले। एल्कीन डी कलराइज करता है ना बी आर। जी अरमान जी, मुझे बताया, थैंक यू। तो अब आपसे वो कहते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट अबाउट एक्स इज करेक्ट। तो पहले देखिए, पहले आप आइडेंटिफाई करें एक्स है क्या। पहले आप एक्स का स्ट्रक्चर तो समझे, सवाल तो बाद में पड़ेगा, पहले इसको तो देखें। ये कार्बन भाई है, ठीक है। इसने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड भी बनाया हाइड्रोजन से, और एक बॉन्ड बनाया इसने किससे? कार्बन। ऐसे ही है। अब ये दूसरा कार्बन भाई है, इसने क्या हरकत की है? इसने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, यू कैन सी दैट, राइट? बाकी इसके का बॉन्ड्स टोटल कितने होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, बाकी का बॉन्ड दो तो बन चुके हैं। तो कितने बचे? क्या यहाँ पे कुछ अटैच्ड है? नहीं। तो अब कितने बचे? दो बचे ना। तो दो बॉन्ड्स किसके साथ बने हुए हैं? इस कार्बन के साथ। ठीक है, नजर आया?
तो अब आप देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा इनमें दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा भी हाइड्रोजन। तो अब आप नोट करें इसमें डबल बॉन्ड है, राइट, और डबल बॉन्ड भी है और उसके साथ साथ 1 2 3 ये हैवी प्रोपीन, राइट। प्रोपीन का कैसे पता चला, क्योंकि 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और ईएन यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए। तो सैचुरेटेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड होते हैं एल्केन। क्या होते हैं, एल्केन, जिसमें हमेशा क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड है, ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, बी में आ जाए, इट इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का आइसोमर, या आइसोमर्स क्या होता है, तो काफी डिस्कशन इसके ऊपर हमने किया था, हम दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें तो वो क्या है, C3H6। ब्यूटीन का क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबरदस्त, C4H8 कैसे पता चला, तो BUT, 4 कार्बन। और एल्कीन्स के लिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं CnH2n। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ 4, दैट इज इट। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, नहीं, तो ये आइसोमर्स नहीं हुए, तो बी भी गलत हो गया। इट विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, यस, बिल्कुल सही। नेम तो इसका प्रोपेन है ही नहीं, प्रोपीन है, तो सी इज द करेक्ट। जो लोग ABCD कह रहे थे वो जरा सोचें कि क्या है इसका। डन, आगे चलते हैं। तो चले 7 थोड़ा सा पढ़ लें आप, फिर मैं वाटर के साथ एडिशन करना। X is a polymer when X is hydrolyzed, one of the products of the substance is Y। ठीक है, which type of polymer is X। अच्छा, उन्होंने आपको Y बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब Y अगर आप देखते हो तो Y में आपको क्या क्या नजर आता है, Y में आपको नजर आता है NH2 और COOH, यानी कि ये क्या है, अमाइन, और साथ में ये क्या है, एसिड। तो ये है क्या, ये है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड है जो कि वाई है। तो अब ये बना एक्स से, एक्स से वाई बना, और बना है अमाइनो एसिड बना है। ठीक है, अब आप एक काम से तो याद रखो, कोई मसला ही नहीं, इतना आसान हो जाएगा ना समझ। देखो, अमाइनो एसिड से क्या प्रोडक्ट बनता था, अमाइनो एसिड से बनता था प्रोटीन, याद है। जब आप अमाइनो एसिड की क्या करते थे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते थे, यानी कि उसमें हम वाटर रिलीज करवाते थे। अब अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये बनेगा, कुछ समझ आया। तो अगर आप प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लेना तो आपकी जिंदगी बढ़िया। पहले याद करें अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, दैट वुड बी योर फर्स्ट। तो अमाइनो एसिड ये होता था हमारे पास, इसमें से हम क्या रिलीज करवा देते, वाटर। ठीक है, क्या बनता था, अमाइनो एसिड बनता था। ठीक है, ये बढ़ा था हमने। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जब बना था तब वाटर एलिमिनेट हुआ था, अब उल्टा काम करें, इस ही को अगर हम वाटर दे दें, इसमें वाटर ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, अमाइनो एसिड बनना चाहिए, राइट। तो जब आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की उसमें क्या हुआ, उसमें वाटर रिमूव हुआ। क्या हुआ था, वाटर रिमूव हुआ, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर का ऐड होना इज हाइड्रोलिसिस, वाटर का ऐड होना इज हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आई? तो अब आते हैं कि इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, व्हाट, विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज इट।
तो जो आप बना रहे हो, यानी कि वाइट से जब मतलब आपने एक्स, सवाल में क्या था, सवाल में ये था, ओके वाई जहाँ पे बना है तो एक्स क्या था, तो वॉज इट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वॉज इट अ प्रोटीन, वॉज इट अ फैट, वॉज इट एन एडिशन पॉलीमर, आप क्या लेंगे? ही एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर तो है ही नहीं, सी नहीं, क्योंकि एडिशन पॉलीमर तो उस वक्त बनता है ना जब पॉलीमराइजेशन में एडिशन हो रही होती है, ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर, तो बात ही खत्म हुई, कंडेंसेशन पॉलीमर तो नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, तो डी तो नहीं हो सकता। दैट्स नाइस। अब आ जाए ए बी सी। तो क्या ये फैट है? कहीं आसपास से भी फैट नहीं है, क्योंकि फैट तो पॉलीएस्टर था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, जी नहीं, वो भी एस्टर होता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या? प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। इतना आसान है इसको समझना, मे बी आपके लिए चैलेंजिंग हो। आपने जहां ये देखा ना, वहां आपको सिर्फ एक ही चीज का नाम आना चाहिए, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा या क्या बनेगा, यानी कि सवाल मजे का होता, ये मुझे देता नायलॉन एज एन ऑप्शन, मुझे सोचने में भी मजबूर नहीं है, इसने ठग से बोला है, इतना फजूल ऑप्शन दिया कि ऑप्शन ही हो सकता। ठीक है, चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7 इज सी, 8 पे आ जाए। 8 is burning polymers can cause atmospheric pollution, ठीक है। Which polymer on burning could produce nitrogen oxide? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब, जी बेटा, फैट एस्टर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी एस्टर्स होते हैं, और ग्लिसराइड्स भी एस्टर्स होते हैं। तो भाई नाइट्रोजन किस में था? नायलॉन में था नाइट्रोजन? बिल्कुल था। पॉलीथीन में था? जी नहीं। स्टार्च में होता है? जी नहीं। टेरिलीन में होता है? जी नहीं। नाइट्रोजन होता ही एक में, तो ए। पॉलीथीन में हाइड्रोकार्बन होते हैं सिर्फ, ठीक है भाई। स्टार्च में कार्बन ऑक्सीजन होते हैं सिर्फ, टेरिलीन में भी कार्बन ऑक्सीजन होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने इसके लिख, एट इज ए, ठीक है। बोलोगे अच्छा भाई, काम करते हैं ना, क्वेश्चन का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाले सवाल ना देखने में बहुत खौफनाक लगते हैं, कर लेते हैं ये वाला भी, ये होते बड़ा आसान है। मैं आपको भी इसका मजे की चीज दिखा। क्वेश्चन नंबर 9 कितना अजीब लग रहा है ना? पता नहीं क्या होगा। देखिए बड़े आसान सा आपको। तो ऑप्शन बताएं क्या कहते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलीमर डज इट रिप्रेजेंट, ये कौन सा पॉलीमर है भाई? ये अमाइड लिंकेज। तो किधर है अमाइड? ये रहा। समझ आया? यानी कि जितना सवाल देखने में मुश्किल होगा उतना ही एक्चुअली वो आसान है। जितनी सिंपल वर्ड्स लिख के होते हैं ना, जितने सेंटेंस, वो उतना चैलेंजिंग होता है। अब ये देखो, ये सवाल कितने, यानी कि लग रहा है कैमब्रिज के पास अब कोई सवाल ही नहीं है, 4 दफा आते हुआ है। अब आप देखें इसमें, अच्छा पहले आप रीड कर लें, फिर मैं इसको जरा बाहर निकालता हूँ ताकि जूम आउट करूँ, वरना आपको ये पता नहीं रीडेबल होगा नहीं होगा। ये रीडेबल है? सवाल है, मैं पहले से क्या कहते हैं 10 के बारे में। रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर, ये रिपीट हो रहा है, इसका हमें मोनोमर बनाना है, और हमें ये बताना है कि ऑप्शन क्या होने चाहिए। तो देखें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपने पढ़ा था क्या, नायलॉन और टेरिलीन, तो दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा कभी भी नहीं था, तो इनको तो छोड़ दें कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बात करनी है किसकी, ए और सी की। तो अब आप देखते हैं स्ट्रक्चर क्या सही बताते हैं नहीं बताते। इसका मोनोमर क्या होता है? मोनोमर बनाने का सिंपल तरीका ये होता है, पॉलीमर देखा और से देख लिया, पॉलीमर पहले बना ले, दोबारा से बना ले, बिल्कुल सेम पॉलीमर छाप ले, छाप लिया, डन हो गया, सीन ऑन हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब जहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन टू कार्बन, इसके बीच में डबल बना दे, कहानी खत्म। यानी कि ये सिर्फ ये काम है। अब आप देखें ये किधर है, ये रहा ये, ठीक है। चैलेंज ये है कि C2H5 सर लिखा हुआ है, आप कैसे कह रहे हो ए? तो आप जरा इन दोनों को टोटल करना, एक और दो, 2 कार्बन, 3 और 2, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5। वाई नॉट सी? सी में क्या मसला है भाई? सी में सबसे बड़ा मसला ये है कि CH2 था, CH2 से CH3 कैसे हो गया? देखो, ये तो CH2 था ना, तो ये 3 कहां से हो, ठीक है रे। दूसरा, डबल बॉन्ड तो हमेशा मोनोमर के बीच में होता है,
ये साइड पे कौन सा डबल बॉन्ड आ रहा है? ठीक है, तो जितना बड़ा सवाल उतना आसान। इसको सेव करो, दिस शुड बी ए। ठीक है, डन। गुड, अब जरा फ्लेवर चेंज करते हैं। ये पॉलीमर के मिक्स। यहाँ से क्लिक कर ले, फिर आप पहले से कर लें, फिर मैं बताता हूँ। तो ए बी सी डी क्या? बी। ये आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे क्या है? ठीक है, तो बी तुक्का मारो। अच्छा, और चलो बाकी कर लें आराम से, टाइम मिले कोई मसला नहीं। सोचें और फिर हम फिर गुड एक्सपीरियंस, थोड़ा सा सोच लो। ये वो पेपर है जो हुआ ही नहीं था पाकिस्तान में, आपको पता है? ये पहली दफा कोविड हुआ था ना, पेपर कैंसिल तब। एक और फिर उसका एसेट, दो एच चूज करें। सही है, ठीक है, इस तरह भी सोच सकते हैं, इस तरह भी सोच सकते हैं। बेटा ऑनलाइन कोई आप में से भी जवाब दे दो, ऑन कैंपस वाले तो फिर भी जिंदा है, सोच रहे हैं, बातें कर। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? बी। अच्छा, क्यों भाई, क्यों बी? तुमने भी बोला था, उसने भी बोला है। क्यों भी बोला है ये नहीं पता ना, उसको पता ना तुम्हें? तुमने क्यों नहीं बोला अभी तक कुछ? तुम क्या सोच रहे हो? सोच लो, सोच, चलो सोच, कोई बात। क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर वही है। ओके, क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर वही है, और वन मोर इसलिए क्योंकि वन प्लस वन टू मोर हो। जबरदस्त, नाइस। देखिए, वो क्या कहता है सवाल में, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है,
इसमें क्रेडिट जाता है सवाल को। इसका 1 मोल है, ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? विद वाटर। ये रिएक्ट कर रहा है H2O से, ठीक है, और ये क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना। अब पहली चीज आइडेंटिफाई करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH होता है, ये सुन, ये आ जाता है। अब आप इतना आसान हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को गौर से देखता हूँ तो इसमें I C2 कार्बन, राइट, 1 इज कनेक्टेड विद CH3, और ये है इसका ऑक्सीजन, यहाँ पे इसे चाहिए सिर्फ H, राइट, ठीक है, यहाँ पे इसे सिर्फ H है। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ इसे एज CH3CO और O, और इस वाटर से इफ वी रिलीज वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, H, तो क्या ख्याल है, ये कार्बोक्सिलिक बन जाए? अब सवाल ये सर बाकी के साथ क्या होगा? 1 मिनट, क्या बच गया? ये बच गया, क्योंकि ये तो हम ऐड कर चुके हैं इसमें। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसका क्या बनेगा, ध्यान से देखो उसका क्या बनेगा। तो उसका ये बनेगा कि वो भी CH3 है, ठीक है, CH3 है, कार्बन डबल बॉन्डेड है, राइट, ऑक्सीजन के साथ ये रहा, ठीक है, और इसके साथ हमें क्या चाहिए? अब इसके साथ हमें चाहिए ये OH है और यहाँ पे O है, ठीक है, तो अब वो हम यहाँ ऐड करेंगे इस O के साथ हम ऐड करेंगे सिर्फ H, सॉरी O के साथ सिर्फ H ऐड करेंगे, तो जो वाटर के साथ ऑक्सीजन है दैट इज लेफ्ट, वो अलग से रह जाए। तो दोनों इसको छोड़ दें, आपके ये समझ में आया नहीं, इसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है? तो अब अगर हम इन्हें डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं CH3COOH, तो ये 2 मोल्स हो जाता ना, दिस कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स मोल्स, यही स्टेटमेंट गिवन है। कुछ समझ में आया? पक्की बात है, जब भी आप एक स्ट्रक्चर के कोएफिशिएंट में जाते हैं तो उसके जो कोएफिशिएंट में नंबर लिखा होता है दैट रिप्रेजेंट मोल्स। तो उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये दी थी 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्स। यहाँ पे सवाल खत्म हो गया, क्यों? अब इसकी टेंशन ही नहीं है, इसका सिर्फ नाम बता दें क्या होगा। कार्बोक्सिलिक का नाम होता था एल्कानोइक एसिड। क्या नाम होता था? एल्कानोइक एसिड। तो अब इसमें कितने कार्बन है? 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा? इथानोइक एसिड। ये उसने दिया था ऑलरेडी आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि वो इथेनॉल। अब दिस कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि दिस इथानोइक एसिड reacts with what? Ethanol. Ethanoic acid reacts with ethanol to form an ester. Ester का नाम होता था एल्काइल एल्कानोएट। जबरदस्त, तो ये बन जाएगा इथाइल, क्योंकि ये अल्कोहल है इसका, इथानॉल, और एल्कानोएट है इथानोएट, क्योंकि ये है हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक इथानोइक एसिड, ठीक है भाई। तो अब हमें ढूंढना है इथाइल इथानोएट का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो इसके साथ बनेंगे, जाहिर है इन दोनों के साथ जब बनेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर भी बना लें इसका, यहाँ बनाते हैं साइड अलग से, तो वी हैव CH3CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल। इसके साथ बनाते हैं ये कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट को ऐसे बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, रिवर्स ऑर्डर, CH3, ठीक है भाई। तो CH3COOH, तो कार्बोक्सिलिक हमेशा OH देता है, एथेनॉल हमेशा क्या देगा? H देगा। तो कितना पानी बन रहा है? 1 वाट, दो नहीं बन रहे, 1 1, तो 1 मोल ऑफ वाटर। तो C और D तो नहीं हो सकते, A और B में से ही होगा ऑप्शन। अब आ जाए कि A में और B में क्या आपको इथाइल इथानॉइड नजर आ रहा है? तो मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक साइड पे 3 कार्बन है और एक साइड पे एक ही कार्बन। तो ये तो वो मीथाइल, इसका नाम होगा मीथाइल प्रोपानॉइड हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप यहाँ आ जाएगा, 2 कार्बन 2 कार्बन, तो ये क्या है? इथाइल इथानॉल, तो ये 1 B सही है। Is it understood? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना जब भी MCQ में टाइम लग रहा हो, देखो वो ना परेशान हो जाते हैं कि यार एक MCQ है, 1 नंबर का होता है, हो नहीं रहा मुझसे, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, नहीं हो रहा। तो कभी ये नहीं सोचना है आपने कि वो नहीं हो रहा है,
आपने सिर्फ ये सोचना है कि ओके भाई आपने टोटल एमसीक्यूज कितने करने हैं, 40 करना है ना, राइट। 40 एमसीक्यूज जब आप पहले जैसे आपको क्वेश्चन पर मिले, हमेशा एडवाइजेबल ये है कि P1 हो या P2 हो, ये दोनों आप हमेशा फ्लिप कर लें। क्या कर लें? फ्लिप, उल्टा कर लें। और बैक से शुरू, यानी कि पहला एमसीक्यू जो आपने अटेम्प्ट करना है ना, वो क्या होना चाहिए? 40। उसका रीजन क्या है? P1 हमेशा इसी ऑर्डर में बना होगा जिस ऑर्डर में सिलेबस है, समझ आया? पहला क्वेश्चन कभी आपको ऑर्गेनिक का नहीं दिखेगा, हमेशा 35 के बाद वाले सारे ऑर्गेनिक के होंगे कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1 में वो मजाक कर रहा होगा, आपसे पूछ रहा होगा ब्यूरेट का बता दो, पिपेट का बता दो, ये बता दो कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है, ये बता दो लोकेटिंग एजेंट क्या होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट की है। फिर आगे जाके उसको याद आएगा पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, सीक्वेंस में चल रहा है। तो जब आप फ्रेश होता है ना, एग्जाम में बैठे हो ना, फुल शुरू में 1 घंटे में आपका दिमाग चल रहा होता है, तो आप फजूल क्वेश्चन नहीं करें कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बता दो, बॉइलिंग पॉइंट बता दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दो, ये फजूल क्वेश्चन, क्योंकि वो तो एंड में भी हो जाएंगे। पहले आप चैलेंजिंग क्वेश्चन उठाओ। तो जो बच्चा शुरू में बैठ के पहले 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहा है, वो बच्चा बिल्कुल बेवकूफ बच्चा है। क्यों? टाइम खत्म हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है, सवाल की डिफिकल्टी भी बढ़ रही है। तो भाई जब तुम अपने बेस्ट जोन में थे, जब तुम फ्रेश थे, जब तुम्हारे प्लेंटी ऑफ टाइम, तो तब तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? बात समझ में? तो जिसकी तैयारी अच्छी है वो हमेशा क्या करता है? पेपर फ्लिप करता है। कभी नहीं घबराना है इस बात से कि नहीं 40 वाला नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, 39 पे चले जाएंगे, वो भी नहीं होगा 38 पे चले जाएंगे। आराम से शुरू के समझ लो 20 मिनट, उसमें आपने सिर्फ अपने आप से ये कम्युनिकेशन करना है कि मैंने इतने एमसीक्यूज कर लिए हैं कि मैं पेपर में पास हो जाऊं। यानी कि 40 में से आपने 10 सही कर लिए हैं बस। जिस मोमेंट में पहले 20 मिनट में आप ये रियलाइज कर लेंगे ना कि मैं अब पेपर में पास हो जाऊंगा, फेल नहीं होगा, आप यकीन करें आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि यार पता नहीं पास भी होंगे नहीं। वंस यू आर आउटसाइड दैट फियर, फिर आपका दिमाग आराम से काम। तो फिर आप 20 मिनट में अगर 10 एमसीक्यूज करते हो, तो बाकी आपके पास जो टाइम है उसमें आपने 30 एमसीक्यूज करने हैं। उसमें से फिर आप 30 में से फिर अगेन क्वेश्चन रीड करोगे, तो पहले ही आपका दिमाग, ब्रेन एक्सपोज हो चुका होगा उस क्वेश्चन पे, तो अब आप उसके बारे में रैशनल थिंकिंग करें, यार क्या क्या हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादातर बेवकूफी ये होती है कि देखिए एग्जामिनेशन डे पे बच्चा ये कहता है कि मैं करूँ और मैं भागू। ये नहीं करना है। पूरा साल मेहनत की है, टाइम लगाया है, ग्रेड भी एक ही दफा लाना है, पूरा पूरा हॉल भी खाली हो जाए ना, आप बैठे ना आराम से चलिए, कुछ भी नहीं करना आप, कहीं नहीं जाना। जब तक वो धक्के देके नहीं निकालेंगे ना, तब तक नहीं जाना, बैठे रहना। तो पहले तो अपने आपको ये समझा लें कि बाहर कोई आग नहीं लग रही है, या मेरे जल्दी जाने से कोई पाकिस्तान टेक नहीं हो जाएगा, या मेरी जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी। मेरी जिंदगी बेहतर होगी इस हॉल में सही से बैठ के काम करना। बात समझ गई? पहले आपने ये अपने आप को समझाया, तो फिर अब आप चले, अब आप बैठे हैं उस जगह को करके, आपने 1.5 घंटा 2 घंटा तकरीबन आराम से बैठना है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर आप उल्टा पेपर शुरू करें। 40 पे, 40 वाला 99% चांस है कि आप जब उल्टा पेपर शुरू करेंगे ना, तो आप अपने एग्जामिनेशन फियर को खत्म कर दोगे। दिस इज द की, दिस इज द स्ट्रेंथ, कि जब आप डर ही नहीं रहे पेपर से, कि आप मोस्ट डिफिकल्ट को बोलने बेटा कम ऑन योर फेस, आई विल शो यू व्हाट आई एम डन। तो उसके बाद आप जब 39 पे आएंगे, 38 पे आएंगे, 37 पे, फिर आपको इतना आसान लगना शुरू हो जाएगा ना, जैसा है ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पीरियोडिक का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये तो बॉन्डिंग का क्वेश्चन। तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, पहले 20 मिनट में जितने भी सवाल फंस रहे हैं छोड़ते हैं, स्किप कर दें, उल्टा ऑर्डर में जाना, फंसने नहीं हो रहा छोड़ दो, फिर पीछे बढ़ो। यानी कि पहले 20 मिनट में एक एक एमसीक्यू के ऊपर 2-2 3-3 मिनट नहीं लगा। पहले 20 मिनट में सिर्फ आपने 10 पन्ना करने सही, पूरे पेपर। उसके बाद दोबारा से उसी ऑर्डर में शुरू हुआ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 40 से शुरू किया, 40 वाला हो गया, 39 नहीं हुआ, 38 नहीं हुआ, 37 नहीं हुआ, 36 नहीं हुआ, फिर 31 हुआ। लेकिन आपकी आई साइड से वो गुजर गए, आपने पढ़े भी, आपने सोचा भी कि मैं कर लूँ, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा।
छोड़ दें। अब आप वापस आएंगे 40 पे, 39 पे, अब आप ज्यादा टाइम स्पेंड करें क्योंकि अब आप अपना ग्रेड बचा चुके। अब आप 39 पे थर्ड मिनट लगा रहे होंगे, फोर्थ मिनट लगा रहे हो। तो जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें फिर आप क्या कहते हैं, एक एमसीक्यू के ऊपर अगर 3 या 4 मिनट भी लगा दें तो कोई मसला नहीं। अब हमने फिलहाल क्लास में कितने एमसीक्यूज किए हैं? पहले हमने किए थे 11 और ये एक हमने किया है 12। ठीक है, तकरीबन हमने 12 एमसीक्यूज किए। हमें कितनी देर लगी 12 एमसीक्यूज बताएं? मैंने क्लास शुरू की थी 5:50 अराउंड। तो 5:50 से 5:30 के बीच में कितने मिनट्स हैं? तकरीबन 35 मिनट्स हैं या 30, हाँ 35 मिनट्स हैं या 40 मिनट्स हैं। तो 40 और 35 मिनट्स में हमने कितने एमसीक्यूज किए? 11। हर एक एमसीक्यू तसल्ली से समझा है, हर एक एमसीक्यू तसल्ली से डिस्कस किया है। आपने जवाब दिया, फिर मैंने उसके ऊपर बहस किया, आर्गुमेंट किया। तो अगर इतना चिल टाइम है हमारे पास तो हमें वहां पे जल्दी में आंसर ग्रिड पे लेबल नहीं करना है गलत एक से, पूरा टाइम देना है। बात समझ में? जब आपके पास आखिरी के 20 मिनट बचे हैं, अब टाइम खत्म होने वाला है, आखिरी के 20 मिनट बचे, आप फिर मजीद 5-6 मिनट 2 या 4 एमसीक्यूज पे जाया कर सकते, आराम से जाया करें कि यार मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं सोचूंगा। आंसर तब भी नहीं करें जब आखिरी के 10 मिनट बचे, तब आप तुक्के मार। बात समझे? छोड़ के तो कोई भी नहीं आता ना, लेकिन शुरू इस तरह से करें। इससे आपका बड़े आराम से 40 में से स्कोर आ जाएगा, अगर आप बाकी जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो 36 या 37, जो कि आना चाहिए। लेकिन अगर आपने एवरेज भी परफॉर्म किया है ना, तो आपका 28, 29। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जिसकी सारी तैयारी है, वो पहले एमसीक्यू 1 से शुरू करे, फिर एमसीक्यू 2 पे जाए, 3 पे जाए, 4 पे जाए, 5 पे, उसके गारंटीड है कि उसके वैसे ही 36 आने वाले, क्योंकि जब वो 40 पे पहुंचेगा उसका दिमाग बंद हो चुका होगा। क्योंकि आपने उसने अपने आप को किस चीज पे स्ट्रेस आउट किया? पीरियोडिक टेबल पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, केमिकल बॉन्डिंग, जो स्ट्रेस आउट करने वाले टॉपिक ही नहीं थे। वो गलती किसने कर रहा होगा? ऑर्गेनिक। सेम गोज फॉर P2। फिर आज हमने P1 किया, असाइनमेंट कर लेना, फिर हम P2 भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला इसका। तो कोई क्वेश्चन किसी के जहन में, कोई बात? यस, लेट्स एंड।